जी बेटा, पेपर है P2। पहला पेपर, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इट इज मई जून 17, वेरिएंट 2 2। क्वेश्चन 1 नॉर्मली ऐसा ही आता है। इसमें आपके पास जैसे ऊपर लिखा है, कभी ABC लिखा होता है, कभी फॉर्मूला लिखा होता है, कभी आपके पास पूरा नाम लिखा होता है। इन्हीं को आपने नीचे यूज करना होता है। एक ही फार्मूला एक से ज्यादा टाइम भी यूज हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है यूज ही ना हो, तुमको देखना होता है। कलर्ड सॉलिड पूछा उसने, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होगा वो। आपने जाके सीधा जाके डेटा बुकलेट में जाके वो टेबल खोलेंगे, ट्रांजिशन ढूंढ लें कौन कौन से। इनमें से ट्रांजिशन जो है ना, मेरे पास सिर्फ एक कॉपर आ रहा है, इसलिए आपके पास यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मजबूरी हालात में पूरे का पूरा कॉपर 2 क्लोराइड लिखना होगा। तो ये लिख दिया। कोई बच्चा अगर आइंस्टाइन बनता है ना, उसने लिखा ना ये, उसका वो मार्क काट देगा आपको। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। इसके बाद उसने कहा कि वार्म विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस अ गैस टर्न डैम्प रेड लिटमस ब्लू। ब्लू तो एक ही गैस करती है, और वो है अमोनिया। और अमोनिया बनती एक ही तरीके से। कैसे? अगर आप किसी अमोनियम सॉल्ट को एक्स लगा के किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं, क्योंकि इसका OH उसके H को खा जाएगा और आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। अमोनियम कोई सॉल्ट होना चाहिए था, अमोनियम आपके पास एक आ रहा है ऊपर, तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपने रिएक्शन करवा दिया। ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दैट शुड बी अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद बोला इसने रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड बनाए और पानी से रिएक्शन करके। तो एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं हमारे पास ना, या तो कोई एसिड हो सकता है इसमें, या आपके पास ना नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, वो भी एसिडिक होते हैं। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन बनेगा आपके पास, या तो कोई सॉल्ट एसिड हो डायरेक्ट, या नॉन मेटल ऑक्साइड हो। तो यहाँ पर आपके पास एसिड आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन क्लोराइड। ये गैस होती है वैसे, HCl बता दूं आपको। अगर आपके पास HCl हो ना गैस, इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन अगर आपके पास लिखा हो ना HCl एक्वस, इसका मतलब होता है कि आप, इसका मतलब हो जाएगा, आप लिखेंगे हाइड्रो क्लोरिक एसिड। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। कंटेन अ कैटाइन जिसका चार्ज +1 हो। तो +1 में नॉर्मली तो ग्रुप 1 वाले होते हैं। तो ग्रुप 1 हो सकता है आपके पास, नंबर 1, ग्रुप 1 वाला। या फिर आपके पास होता है अमोनियम, इसके ऊपर चार्ज +1 होता है। और हाइड्रोजन को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हाइड्रोजन नॉर्मली नॉन मेटल के साथ होता है। तो यहाँ पर आते हैं, ग्रुप 1 का होना चाहिए या फिर अमोनियम। तो आपके पास ग्रुप 1 का तो इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अमोनियम ही लिखना पड़ेगा। तो अमोनियम क्लोराइड। अ सिंपल मॉलिक्यूल सिमिलर टू मीथेन। देखिए, सिंपल मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो आपके पास होते हैं कोवेलेंट। एंड कोवेलेंट जो होते हैं वो बनते हैं नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के साथ। तो सिंपल मॉलिक्यूल जैसे मीथेन जैसा हो। तो आपके पास ये देखें, आपके पास ये, तो इसमें ना अमोनियम क्लोराइड जो है ना, आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है आपके पास। याद रखिएगा, अमोनियम के जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, अमोनियम के सॉल्ट, इनके पास
आमना। जी इस्लाम में बेटा, ये थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था। अभी देखें, आवाज क्लियर है आपके पास? आवाज स्क्रीन सही है? यस। ओके। जी बेटा, ये बताएं इसके कौन से पार्ट से मिस हो गई थी क्लास? पार्ट सी से, पार्ट डी से? पार्टी। पार्ट ई से, ठीक है। तो पार्ट ई में ये कह रहा है आपसे कि हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू मीथेन। तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है ना, मॉलिक्यूल का टर्म कोवलेंट के लिए आता है। तो कोवलेंट बनते हैं आपके पास नॉन मेटल से। तो आपके पास पहला तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है, याद रखिएगा, अमोनियम के सॉल्ट आयनिक एंड कोवलेंट दोनों बॉन्डिंग होती है। आयनिक क्यों? क्योंकि इसमें ना अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सीएल पे नेगेटिव चार्ज, तो आयनिक बॉन्ड हो गया। अब कोवलेंट क्यों? इसमें आपके पास जो अमोनियम है ना, इसमें आपके पास ना ये बॉन्ड जो बना होता है ना, ये वाला, सो दिस बॉन्ड इज कोवलेंट। याद रखिएगा, आपके पास ओ लेवल में एक क्वेश्चन आता है कि विच कंपाउंड एग्जिस्ट एग्जिबिट बोथ बोथ बॉन्डिंग। विच कंपाउंड एग्जिबिट आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसका याद रखिएगा आंसर क्या होगा हमेशा? अमोनियम सॉल्ट। तो उसने कहा कि सिंपल होना चाहिए, तो इसमें तो आयनिक दोनों आ रहे हैं। ये आपके पास प्योर आयनिक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब 4 Cl लगाने हैं आपको। और कार्बन एंड क्लोरीन दोनों नॉन मेटल हैं। यही है मीथेन से मिलता हुआ आपके पास। तो हो जाएगा यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। यहाँ से आप पूरा गैस कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। और जहां पे आपको नजर आए ना कि मुझे इस चैप्टर में मतलब को रिवाइज करते जाए। पहला जो क्वेश्चन था ना, वो तो ओपन था, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स को इंक्लूड किया होता है। ये अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ना अब स्पेसिफिकली पर्टिकुलर चैप्टर से होंगे, इसलिए इसमें आप बड़े आराम से नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो मैं देख लूँ तो स्क्रीन चल रही है कि नहीं। ठीक है, चल रही है जी। यहाँ पे टेबल दिया उसने, और टेबल में कुछ पार्ट उसने खाली छोड़े। 6 मार्क दे रहा है आपको, 6 मार्क। ये गलत होना नहीं चाहिए, पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो देखते हैं। प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूक्लियन नंबर। छोटा सा ब्रीफ सा आपके पास लेट से उसने सोडियम दे दिया। तो यहाँ पर 1123 ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको। आजकल आपको ऐसा मिलता है कि 11 ऊपर 23 नीचे। याद रखिएगा, जो छोटा नंबर होता है ना, ये आपको बताता है कि प्रोटॉन कितने हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जबकि ये जो बड़ा नंबर होता है, ये बताता है आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर बता रहा होता है आपको। तो उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। अब क्लोरीन का उसने आपको मास नंबर बताया, एटॉमिक नंबर छुपाया आपसे। ये रहा 17। इसको उठा के लिख दें यहाँ पर, मतलब लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे आपको बता रहा हूँ। तो इसमें प्रोटॉन तो 17 हो जाएंगे। अच्छा, चार्ज कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी फिर 17 ही होंगे इसमें। इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे। और न्यूट्रॉन उसने माइनस करके जो था ना इसका 18 आंसर लिख दिया। एंड यू कैन सी, इस दोनों को माइनस कर दूं तो 18 आंसर आएगा। अब उसने प्रोटॉन 17 लिखे, 20 लिखे, ये लिखे। अब जो है ना, प्रोटॉन नंबर ही तो पहचान होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी ना आपके पास जो ऑप्शन आएगा ना, दैट इज Cl। 17 प्रोटॉन नंबर अगर हो, क्लोरीन के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता।
और इसके बाद जो है उसका जो मास नंबर है ना वो इन दोनों का सम होता है। इन दोनों का सम जो है ना आपके पास ये लिखा होता है ये वाला। तो अगर इन दोनों को सम कर दूं मैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को, तो ये मेरे पास बन जाएगा 37। एंड चार्ज कोई इसके ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि जितने प्रोटॉन्स इसके पास हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज कोई नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसको अपनी आसानी के लिए अगर इफ यू वांट राइट हियर 19 लिख दें प्रोटॉन नंबर को, ताकि आपको काउंटिंग में आसानी हो जाए। दोनों को माइनस करूंगा, न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा विच इज 20। अब जो है ना आपको नजर आ रहा है साफ साफ कि प्रोटॉन इतने हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इतने हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दे पॉजिटिव चार्ज आता है, जब कोई गेन कर ले नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये नेक्स्ट वाले में बी आर पे नेगेटिव चार्ज है। बी आर का एटॉमिक नंबर ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा बुकलेट मतलब पीरियोडिक टेबल में। तो आपके पास लास्ट पेज पे लगा होता है पीरियोडिक टेबल, आप जाके बड़े आराम से ब्रोमीन को ढूंढ सकते हैं कि ब्रोमीन जो है, यहाँ पे इसको रोटेट कर देते हैं। हम्म, 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 हम्म। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो है कभी ढूंढना पड़ जाए तो आपके पास यहाँ पे गए ब्रोमीन पे, आपके पास ये छोटा नंबर जो होता है ये प्रोटॉन नंबर होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। हमने ज़्यादा स्पीड मार दी शायद। तो वहां से उठा के आपने लिख देना ब्रोमीन का, एंड दैट इज 35। तो प्रोटॉन नंबर तो वही रहेगा 35। अब इसने ना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ज्यादा हो जाएगा। 36 दिया हुआ उसने, और इन दोनों को ऐड करके आपने जो लिखना था वो उसने लिखा ऑलरेडी। इस तरीके से लास्ट वाले में आते हैं, नेक्स्ट वाले में फिर ब्रोमीन आपने उठाया, इसका एटॉमिक नंबर 35 ही रहेगा। अच्छा ये 35 है, ये भी 35 है, चार्ज कोई नहीं होगा उसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं है। जबकि ये आपके पास नंबर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करके। इन दोनों को माइनस कर दें अगर, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, कोई बताएगा? 46 आई गेस। तो 81 माइनस 35 कर दें, 11 से 6 और 7 में से 3 गए तो 4, 46। एंड द लास्ट वन इज 37। 37 अगेन वी नीड टू गो टू द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा, मुसीबत। तो हमें करना क्या चाहिए, ये करना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल यहाँ से कॉपी कर लें इस पेज को। इस पेज को कर लेते हैं कॉपी, बार बार जरूरत पड़ेगी तो साथ लेके चलते हैं इसको। तो यहाँ पे लगाते हैं इसको। ये आ गया, इसको रेड कर लेते हैं। 37 ही सेट, दोबारा देख लें प्रोटोन नंबर 37। 37 प्रोटोन नंबर ढूंढना मसला नहीं होता, टॉप का नंबर होता है 36, एंड 37 आपके पास रुपीडियम आ रहा है, 85 इसका वो था। तो आप लिख दें आर बी, 37 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। मास नंबर निकालने के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दें, उधर से नहीं उठा के लिखना है, यहाँ से लिखना है। तो 8 और 7 15, 7 और 1 8, 85। एंड चार्ज इसके ऊपर, ये देखें नंबर, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब इसमें चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव वन। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर, सबको समझ आ गई बात की? ये 8 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर आया। जी बेटा, आवाज आ रही है? मुझे साथ साथ बताते रहे, बीच में बंद भी हो गई थी मीटिंग। जी Yes. क्लियर यार? जी सर। इसके बाद बेटा उसने पूछा आइसोटोप की डेफिनेशन। आइसोटोप की डेफिनेशन बेटा 2 मार्क के लिए भी आती है, 1 मार्क के लिए भी आती है। अब आप लोग क्योंकि छोटे थे उस वक्त जब आप लोग आए थे, इसलिए याद रखिएगा आइसोटोप मैंने जब पढ़ाया था मैंने कहा था आपको ना पूरा PEN पूरा लिखना है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब बताना है आपको। इसका जो शुरू का फ्रेज है बच्चों से मिस हो जाता है, और वो आप रट्टा मार लें उसको। वो ये है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। इस बात का मतलब ये होता है कि इनका प्रोटॉन नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब कि प्रोटॉन सेम है। तो ये बात आपसे अक्सर बच्चों से भूल जाती है। हर बच्चे को पता होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, लेकिन शुरू वाली बात भूल जाते हैं। तो मैंने इसको डिफरेंट कलर से लिख दिया है ताकि आपको याद रह जाए। विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट
डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये बात याद रखिएगा, आपको तीनों पार्टिकल का जिक्र लाजमी करना है। आपने गलती की, आपका मार्क कट सकता है। आपने कहा सेम प्रोटॉन डिफरेंट न्यूट्रॉन, तो उसमें आयन भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का नंबर का आपने सेम जिक्र नहीं किया उसका। उसने बाद कहा आइडेंटिफाई टू आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइडेंटिफाई टू आइसोटोप सेम एलिमेंट, इसी टेबल में से आइडेंटिफाई करना आपको। और आपके पास में दो आ रहे हैं आपके पास, एक तो आपके पास आया कि ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स आए आपके पास, और क्लोरीन के भी दो आए। टू एटम्स विच आर आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो आप लिखेंगे यहाँ पे Cl लिख दें और Cl लिख दें। एक को लिखे 17, दूसरे को भी लिखे 17, एक का मास था 35, एक का था 37, ऊपर लिखा भी हुआ है। और इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते थे ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, जो कि 35 होगा, ये भी 35 होगा। एक का 79 था और एक का 81 था। नाउ यू कैन सी द टेबल, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया जी, सॉल्ट के ऊपर आया है। अल्लाह खैर के बेड़े पार, ये सबसे मुश्किल टॉपिक होता है एसिड बेस सॉल्ट वाला। तो इसमें काफ़ी रिकैप की ज़रूरत है। अभी मैं उसी को रिकैप करवाऊंगा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना, फिर हमारे पास दूसरा आएगा तो उसको भी देख लेंगे, साथ साथ उसको नोट करते जाएंगे क्या करना है उसका। यहाँ पर 4 मार्क के लिए नंबर 1, ये कह रहा है कि एसिड आर न्यूट्रलाइज बाय इनसॉल्युबल बेसिस। इनसॉल्युबल बेसिस कौन कौन सी होती है, किसी को याद है भाई, बोलो। बेस क्या होती है और इनसॉल्युबल बेस क्या होती है, शाबाश। याद है? नहीं, नहीं तो फिर भी बोल दो। बेटा बेस होती है, बेस की डेफिनेशन हो जाएगी मेरे पास, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, उसको बेस कहते हैं। एग्जाम्पल, ये एक मेटल है, इसका ऑक्साइड लगा दिया। ये एक मेटल है, इसके साथ मैंने हाइड्रोक्साइड लगा दिया। ऐसा कोई भी जो मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं। इसके बाद ना सॉल्युबल बेस जो होती है उसको हम कहते हैं अल्कली। अल्कली कौन सी होती है? सॉल्युबल बेस, जस्ट सॉल्युबल बेस। सॉल्युबल बेसिस होती कौन कौन सी है आपके पास? नंबर 1, ग्रुप 1 पूरे का पूरा, एंड ग्रुप 2 में कैल्शियम उसके नीचे वाले। ग्रुप 1 में आपके पास आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। तो आपको क्या याद रखना है? कुछ नहीं याद रखना, ये आपके पास पीरियड टेबल लगा होगा आपके पास, उसी को आपने लेके चलना होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये भी आ जाते हैं साथ। बस ये सॉल्युबल बेसिस होती हैं, ये मेटल के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो जितने भी बाकी सारे मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आएंगे ना, ट्रांजिशन मेटल के जितने स्टेरकेस के इस तरफ वाले, वो सारे के सारे इनसॉल्युबल बेसिस होंगी। सिर्फ सॉल्युबल आपके पास ये वाली होती हैं। तो उसने कहा है कि इनसॉल्युबल बेस का ऐसे से रिएक्शन करवाते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इज सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय इनसॉल्युबल बेस से बनेगा ये। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की अगर बात करते हैं ना, तो वो भी आपको याद करवा दूं। सॉल्ट ना हमारे पास होते हैं दो टाइप के, एक होता है इनसॉल्युबल, एक होता है सॉल्युबल। इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल। इनसॉल्युबल के लिए आप जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जबकि सॉल्युबल सॉल्ट उसका जो मेथड होगा उसका नाम होगा एसिड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड के साथ उसको न्यूट्रलाइज करवाना। इनसॉल्युबल बेस में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन की पहचान क्या होती है आपके पास? कि आपके पास एक्स वाई जो सॉल्ट होगा, जो कि पीपीटी बनेंगे, तो आपके पास ना एक्स का सोर्स और वाई का सोर्स दोनों का सॉल्युबल एक्वस एंड एक्वस होना जरूरी है। तो जबकि यहाँ पर आपके पास एक तो हो जाएगा एसिड, और एसिड को आप न्यूट्रलाइज करवा सकते हैं किसकी चीज के साथ? एसिड रिएक्शन करता है मेटल से, कार्बोनेट से एंड बेस से। इन सारे केसेस में रिएक्शन करके आपके पास सॉल्ट बन जाएगा, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट होगा। उसको मैं लिखूंगा एक्स वाई, आपके पास हो जाएगा एक्वस सॉल्ट। एसिड हमेशा एक्वस होते हैं, लेकिन बेसिस जो है ना हमारे पास हमेशा सॉल्युबल नहीं होती। मेजॉरिटी बेसिस इनसॉल्युबल भी होती हैं। अब एक और बात बता दूं आपको, इनसॉल्युबल सॉल्ट हो या सॉल्युबल सॉल्ट हो, लेट्स से मेरे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है AgCl, ऑल हैलाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा, पप्पू, सिल्वर और लेड के साथ इनसॉल्युबल। बैरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। इन सॉल्ट्स को अगर बनाना हो ना आपने,
तो आपको ना इन दोनों का सोर्स आपको उठाना होगा सॉल्युबल सॉल्युबल। तो यहाँ पे सॉरी सल्फेट लिखना था, एंड यहाँ पर आपके पास कैल्शियम आ जाएगा एंड कार्बोनेट आ जाएगा। एंड इफ यू वांट टू मेक देम सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल हो और ये भी सॉल्युबल हो, तो इसके लिए ना आपको इनके साथ कोई चीजें लगानी दैट इज बेस्ड ऑन सॉल्बिलिटी रूल के ऊपर। और सॉल्बिलिटी रूल अगर नहीं याद तो मुझे बताइएगा, उसको भी याद करवाता हूँ अभी मैं अभी के अभी। तो अगर आप इनके साथ नाइट्रेट लगा देना तो ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। आप हमेशा इनके साथ नाइट्रेट लगाएं तो दे विल बी सॉल्युबल। एंड इसके साथ आप लगा दें सोडियम, वैसे तो बहुत सारे होते हैं सॉल्युबल, तो आप जो है ना इस तरीके से जान छूट जाएगा आपकी। तो इन सॉल्युबल के सॉल्ट के साथ जो मैंने चीज जोड़नी है वो क्या जोड़ी है मैंने, Na and NO3। जबकि सॉल्युबल में मुझे क्या जोड़ना है, मुझे जोड़ना है HNOH। तो मसला ही नहीं है फिर। लेट से उसने कहा कि मुझे NaCl सॉल्ट बनाना है, आप Na को अलग कर दें एंड Cl को अलग कर दें। उसने कहा मुझे कॉपर सल्फेट बनाना है, आप कॉपर को अलग कर दें, सल्फेट को अलग कर दें। आज उसने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, आप मैग्नीशियम को अलग कर दें एंड Cl को अलग कर दें। फिर क्या करना होता है इस केस में, आपको ये सॉल्ट बनाने के लिए एसिड बेस करवाना होता है। इनमें से कोई चीज एसिड बन सकती है आउट ऑफ दीज टू। तो आपके ख्याल में एसिड कौन बन सकता है इसमें से, Na या Cl? एसिड कौन बन सकता है? इन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना एसिड। तो आपने एच इनके पास भेज देना चुपचाप। ये एसिड बन गया, ये भी एसिड बन गया, ये भी एसिड बन गया आपके पास। और बेस बना दे दूसरे को OH भेज दें तो आपके पास ये हो गया। तो ऐसे केस में आपके पास फिर साथ बन जाएगा पानी, और जो है आप इसको सेपरेट कर लेंगे। याद रखिएगा सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए आपको एसिड बेस रिएक्शन करवाना होता है। और ये इसलिए उसने हिंट भी दिया था, तो इस हिंट पे वापस आ जाते हैं। एक उसने बोला एसिड और एक इनसॉल्युबल बेस। तो उसने कहा कि नेम एसिड एंड इनसॉल्युबल बेस मैग्नीशियम क्लोराइड, नाम बताने उसके। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, मैग्नीशियम क्लोराइड था आपके पास, आप लिखे मैग्नीशियम को और आप लिखे Cl को। इधर से आपके पास बन जाएगा H, इधर से बन जाएगा OH। तो आप लिखेंगे एक तो नंबर वन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड नंबर टू आपके पास हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दें तब भी बेस है, और हाइड्रोक्साइड लिख दें तब भी बेस है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसका रिकैप दिया, ऐसा ऐसा चीजें आप खुद भी नजर मारेंगे नोट्स पे ही काफी हो जाएगा, वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। अब वो आपसे कहता है 4 मार्क के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम दिस एसिड बेस। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की तरफ। तो सॉल्ट कहीं पे होगा जी, एसिड बेस सॉल्ट। तो लिखा हमने एसिड एसिड एसिड, ये जी आ गया एसिड। अब सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए और इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए सबके लिए हमने मेथड यहाँ पे करवाए थे आपको। अब सिर्फ रिकैप है उसका। तो जो आज उसने बोला है उसी को बता रहे हैं सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए। आपको याद करवा के भेजा था जो बच्चे क्लास में थे, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। ये है टाइट्रेशन का मेथड, और ये हो जाएगा अब आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट वाला। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हैं आप कॉपर सल्फेट। ये आपके पास इनसॉल्युबल बेस है, जबकि ये आपके पास, इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड रखा, उसको वार्म किया। वार्म इसलिए किया ताकि रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाए। तो आपने बनाना क्या था, ये पीछे दिखाता हूँ, शायद लिखा होगा इधर, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की आपको एक H2SO4 चाहिए, मतलब सल्फेट को अलग किया, उससे एसिड बना दिया, कॉपर से हमने हाइड्रोक्साइड बना दिया। ये तो सॉल्युबल है, ये बेस इनसॉल्युबल है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉपर सल्फेट लिया इसमें। इसमें बेस ना आप आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे तब तक जब तक कि एक्सेस ना हो जाए। इससे फायदा क्या होगा, इंश्योर हो जाएगा कि सारा एसिड रिएक्शन कर गया। तो इसको जरा देखिएगा गौर से। पहले सबसे पहले आप हीट करेंगे, वार्म करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, उसमें आप कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे। तो आज आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि उसमें उस केस में क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया।
एंड इसको स्टर करेंगे ग्लास रॉड से। ऐसा करने से वो डिजोल्व हो जाएगा। आप इसमें कीप ऑन एडिंग और ऐड करते जाएं जब तक स्मॉल अमाउंट उसकी अनरिएक्टेड नजर ना आ जाए। स्टर द मिक्सचर, कीप ऑन एडिंग कॉपर ऑक्साइड insoluble बेस until it is in excess। उसके बाद क्या करना होता है आपको? उसके बाद आपको इसको फिल्टर करना होता है। जैसे ही फिल्टर करेंगे जो इनसॉल्युबल अनरिएक्टेड बेस थी वो ऊपर बच जाएगी, और आपके पास फिल्ट्रेट में नीचे जो आएगा दैट इज सॉल्युबल सॉल्ट होगा और वाटर होगा इसमें। इसमें मतलब इस वक्त कॉपर सल्फेट एंड पानी है। फिर क्या करना है आपने? इसको इसको रख के एवोपरेटिंग डिश में रख के इसको हीट करना है। तो फिल्ट्रेट कंटेनिंग कॉपर सल्फेट एंड वाटर एवोपरेटिंग डिश में रख के इसको आप वाटर बाथ पे हीट करेंगे। क्रिस्टल चाहिए ना अगर आपको प्योर, तो एवोपरेशन का मेथड आएगा वाटर बाथ पे हीट करना। सारा पानी अगर डायरेक्ट हीट करेंगे यू विल गेट पाउडर। उसने भी आज वर्ड जो यूज किया तो उसने कहा क्रिस्टल चाहिए, तो इफ यू नीड क्रिस्टल तो आप वाटर बाथ पे हीट करेंगे। जब ऐसा करेंगे ना तो आपके पास क्रिस्टल्स अपीयर होंगे। इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। उस वक्त आपने क्या करना है? रोक देना इसको, और रोकने के बाद जो है आप इसको क्रिस्टल को लीव टू ड्राई कर देंगे। थोड़ी देर छोड़ देंगे इसको, ये ड्राई हो जाएंगे। तो इस बेस के ऊपर हम चलते हैं यहाँ पर। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज टू प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम दिस एसिड एंड बेस। 4 मार्क के लिए लिखना। फिर वापस लेके जाता हूँ आपको। ये हमने पॉइंट पूरा लिखवाया था आपको, एक एक पॉइंट करके लिखवाया था यहाँ पर। कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, कहाँ गया, नजर ही नहीं आ रहा। जो ऊपर भी हेडिंग्स दी हुई थी वो भी है। अच्छा जी। हीट द सोल्यूशन, हीट द H2SO4 इन बीकर यूजिंग बंसन बर्नर। ये भी बल्कि साफ साफ भी लिखा हुआ है कहीं पे, मुझे भी नजर नहीं आ रहा है इसमें। अभी लिखवा देते हैं। ये टाइट्रेशन था, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा, मेरा भी आसान हो जाएगा। ये सब कुछ आपको करवाया है। पता नहीं कहाँ गया, ये रहा। ये भी नहीं है। चले फिर लिखवाते हैं, हिम्मत करते हैं। ये जो है ना, ये वाला मामला, ये आपके पास एक पैडिंग का क्वेश्चन आता है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो इसमें आपको पूरा जो है मेथड डिस्क्राइब करना होता है। तो अब इसमें आप लिखेंगे, पहला पॉइंट हो जाएगा ट्रांसफर या पोर एड H2SO4, सॉरी H2SO4 नहीं, आज आपके पास में HCl है, aqueous HCl into a beaker and gently warm। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा add solid magnesium hydroxide into HCl and stir। नेक्स्ट पॉइंट था कीप ऑन एडिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या insoluble base until it is in excess। देन आपने करना था फिल्टर टू रिमूव। फिल्टर किसी किया ताकि रिमूव कर दे एक्सेस ऑफ बेस को, एंड evaporate the filtrate till crystallization point। उसके बाद वो गर्म जब था, आप उसको हीट कर रहे थे, आप उसको ठंडा होने दें, और उसके बाद जो है क्रिस्टल्स आपके पास और ज्यादा हो जाएंगे ठंडा होने पे, क्योंकि जब गर्म था क्रिस्टल ज्यादा डिसॉल्व थे। जैसे ही ठंडा होगा तो क्रिस्टल्स और उसमें से अपेयर हो जाएंगे। अलाउ द मिक्सचर टू कूल and leave to dry the crystals। तो ये आपके पास एक मेथड जो सॉल्युबल सॉल्ट का, जो इनसॉल्युबल बेस से बनाते हैं ना हम लोग,
एक्सेस ऑफ बेस वाला ये आज डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट टाइम के लिए इसको देख लेंगे, अब हल्का सा इसको एक दफा कागज पे लिख लीजिएगा, दूसरी दफा लिख लीजिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए, सही है। साथ साथ इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने का ये मकसद होता है। उसके बाद कह रहा है कि बैरियम क्लोराइड एंड aqueous पोटेशियम सल्फेट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आयन इक्वेशन लिख दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, पहली बात ये है कि बैरियम क्लोराइड जो है आपने लिखा, फिर आपने लिख दिया जी पोटेशियम सल्फेट, तो इसका अल्लाह करे फार्मूला आता हो पोटेशियम सल्फेट। उससे उसने कहा कि बैरियम सल्फेट बन गया। अब आप खुद सोचें क्या चीज़ बच गई है फिर। तो आपने सल्फेट भी यूज़ कर लिया, बैरियम भी यूज़ कर लिया, बचा क्या? KCl। तो ये हो गया आपके पास। अगली बात ये है, उसने ना यहाँ पे टर्म के साथ यूज़ किया है एक्वस लिखा है, मैंने भी एक्वस लिख दिया। इसमें भी एक्वस लिखा है, मैंने एक्वस लिख दिया। इसमें उसने पीपीटी लिखा है, मैंने पीपीटी लिख दिया। जबकि फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट हमेशा सॉल्युबल होते हैं, आपने एक्वस लिख दिया। आयनिक इक्वेशन मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से करवाई थी, बहुत शॉर्ट तरीके से। मैंने कहा था टेंशन लेनी नहीं है। जब भी कोई प्रेसिपिटेट्स हो तो आपको बताया था कि गैस, मतलब गैस, लिक्विड एंड पीपीटी, ये आयंस में नहीं टूटते। तो जो नहीं टूटते उसको लिख दो। तो क्या चीज नहीं टूटेगी? बैरियम सल्फेट, एक्वस टूट जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप नहीं तोड़ना होता, इनमें से कोई भी चीज आए इसको लिख दो। अब आपने पीछे से उठा के लिखना है इसमें से कौन सा आयन चाहिए इसको बनाने के लिए, इसका कौन सा आयन चाहिए, बस खत्म। तो आपको बैरियम सल्फेट बनाने के लिए इसमें से पोटेशियम नहीं चाहिए बल्कि सल्फेट चाहिए, वहां से आपको Cl नहीं चाहिए, बैरियम चाहिए। तो आपने लिखा बैरियम, यहाँ पे लिखा सल्फेट। अभी आयनिक इक्वेशन है ना, तो आपको इसके आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल बनाना पड़ेगा। सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, जबकि बैरियम पे चार्ज +2 होता है। बैरियम का चार्ज कैसे पता चला आपको? ग्रुप 2 का है तो +2 ही होगा। सल्फेट का चार्ज आपको याद करवाया था बहुत पहले, तो उससे पता होना चाहिए, वरना H2SO4 से भी आपको याद करवाया था। अगर आपको ये आयंस के मसला आ रहा है ना, तो HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, इससे भी आपको कुछ याद हो जाएगा। अगर इन सबको मैं इनमें से H हटा दूं तो ये Cl बचा, ये NO3 बचा, ये सल्फेट बचा एंड ये PO4। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो आपको याद होते हैं नॉर्मली। तो जितने H हटाएंगे उतना चार्ज आएगा। एक H हटाया, एक H हटाया, यहाँ से 2 हटाए तो -2, यहाँ से 3 हटाए तो -3। इनके चार्जेस होते हैं जो आपको याद होने चाहिए फॉर्मूला राइटिंग। तो आपके पास ये इसकी बन जाएगी आयनिक इक्वेशन। कभी भी आपके पास 2 मार्क है, स्टेट सिंबल भी मांगा है उसने, तो आपके पास उसने खुद कह दिया कि बैरियम सल्फेट है। याद रखिएगा कभी भी पीपीटी की इक्वेशन आ जाए, बस आप इसके 2 आंसर खोल के लिख दो। इतना आसान करवा के छोड़ा था आप लोगों को। ये लिख दें, एक ये लिख दें, और ये बात बता दूं आपको कि यहाँ पर ना 1 मार्क उसने रखा हुआ था इस बात का, जिसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये 1 मार्क स्टेट सिंबल का था। आयनिक इक्वेशन कभी भी किसी प्रेसिपिटेट की आ जाए, तो मैंने 3-4 याद करवाई थी। अगर किसी को मसला हो तो एक छोटी सी वीडियो होगी मेरे ख्याल में 7 मार्क की, 7 मिनट की, उसको देख लें ताकि इससे जान छूटती जाए साथ साथ। अब आप लोग ना नोट करने पे आए हुए हैं कि आपको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है। अगर मैं वैसे ही छोड़ देता आपको कि रिवाइज करना, आप लोग हमेशा पहले चैप्टर पे बैठ के रहेंगे, पहला दूसरा चैप्टर ही करते रहते हैं हमेशा रिवाइज। अब आपको पता चल गया कि यार मुझे सॉल्वर सॉल्व को देखना है, मुझे आयनिक इक्वेशन को देखना है। ये छोटी छोटी सी वीडियोस है, इसकी सॉल्वर सॉल्व की भी छोटी सी वीडियो है, उसको देख लें और उसको आप ना 1-2 दफा लिख लें ताकि आपका जो है ना याद होने वाला मामला शुरू हो जाए। नेक्स्ट टाइम पेपर में आए तो मसला ना हो। मुझे पता है इस क्वेश्चन का मसला था, इस क्वेश्चन का मसला यही था कि आपके पास ये सबसे मुश्किल चैप्टर है आपके पास पूरे ओ लेवल में, एसिड बेस सॉल्ट चीजें मेमोराइज करके उसको अप्लाई करना होता है। बेटा नेक्स्ट आपके पास आ गया जी मोल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आने दो, 3 मार्क है, इंशाल्लाह संभालते हैं इसको। उसने कहा कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा जी, पोटेशियम सल्फेट आपके पास ये रहा, पकड़ो इसको नीचे खींचो, मैंने जिस तरीके से मोल करवाया था। इसका उसने क्या बोला, मास निकालो। तो मैंने लिख दिया जी एंड फिर जी, मास। किस रिएक्शन करवाया उसने? सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन देखें आप, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप सल्फ्यूरिक एसिड को भी उठा ले, इसको उतारे नीचे। अब इसके बारे में उसने क्या चीज दी हुई है? कॉन्सनट्रेशन वॉल्यूम। जब भी कॉन्सनट्रेशन वॉल्यूम देना तो आप क्या लिखते हैं? मोल। इधर भी लिखते हैं मोल, इधर भी मोल लिखते हैं। जब भी किसी चीज की कॉन्सनट्रेशन वॉल्यूम दे आप मोल लिख दें, बाकी जो रिस्पेक्टिव यूनिट लिखा होता है वो लिखते हैं आप। उधर मास बोला था, मैं मास लिख दिया। ये बात आप देखें, 2 मार्क का क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसको एक ही उसमें वाइंड अप करेंगे हम लोग, इंशाल्लाह संभालते हैं इसको। फिर आपसे कहा था कि जो पहली लाइन होती है ना आपके पास, ये आपके पास आएगी इक्वेशन से।
ये वाली लाइन जो है ना आपने लिखनी होती है इक्वेशन से, जबकि जो दूसरी लाइन होती है ना आपके पास नीचे वाली, ये आपको लिखनी होती है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में तो उसने कहा है कि कितना इसका मास बनेगा और इसके मोल्स लिखने थे आपके पास ना। यहाँ से आपके पास कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम है, तो आप आ जाए यहाँ पर। मोल के दो फॉर्मूले तो पता होंगे। एक तो मोल होता है आपके पास मास अपॉन एम आर, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा होता है आपके पास मोल इज इक्वल होता है सी इंटू वी, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम से। इस वक्त आपके पास जो मोल्स निकालने हैं आपको सी इंटू वी से निकालने हैं। तो यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बेटा बताइए उसने 0.65, एंड वॉल्यूम बताया 20/1000। सब 1000 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब था, डेसीमीटर क्यूब में करना होता है इसको। वॉल्यूम आपका डेसीमीटर क्यूब में होता है। तो कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास कैलकुलेटर हो, इसको जरा सॉल्व कर दो जल्दी से। इतना तो मुझे पता है 1.30 है, पावर नहीं पता चल रही मुझे। जी, कोई बच्चा किसी के पास कैलकुलेटर हो? इसका आंसर निकालें जल्दी से, शाबाश। जी है किसी के पास कैलकुलेटर? तेरी खैर। सर 13 × 10⁻³ आ रहा है। 1.3 ना? जी 1.3 13 है। आ रहा है। अच्छा 13। 13। ओके। तो दो सिफर तो इसके हो गए 130 पे, और -3। ये होगा मेरे ख्याल में। जरा कोई और बंदा भी क्रॉस चेक कर लो इसको जरा। नहीं, -2 होगा फिर, पावर सही है। तो 1.3 एक्सपोनेंट -2 बन रहा है मेरे ख्याल में। कोई क्रॉस चेक कर लो ताकि मसला ना आए। जी सर, यही आ रहा है आंसर। ठीक है। अच्छा, पहली लाइन अब इक्वेशन लिखनी थी। इक्वेशन में यहाँ पे आते हैं, इसके मोल्स बोले बेटा। मोल क्या होता है इसमें? जो कोफिशिएंट होता है मोल, तो आपने 1 लिख देना। यहाँ पे मोल बोला था उसने। अब इसमें जाकर उससे मोल कहा होता मैं 1 लिखता, लेकिन उसे क्या बोला है कि मास। तो बेटा 1 मोल का मास उसके एम आर के बराबर होता है, और उसने दिया हुआ आपको 1 मोल का मास जो होता है उसके एम आर के बराबर होता है। तो अगर तो वो मोल कहता ना, यहाँ पे मोल लिखा होता तो मैं उठा के 1 लिख देता। इस तरीके से अगर उसने डेसीमीटर क्यूब लिखा होता तो मैं 1 मोल का 24 लिख देता, डेसीमीटर क्यूब। अब उसने मास का है तो उसका 1 मोल का मास दैट इज 174। इसको जब सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आज चाहिए भी इसलिए क्योंकि मुझे आगे अगला पार्ट भी सॉल्व करवाना है इसका। शाबाश, डू इट। कोई बच्चा जिसके पास कैलकुलेटर है तो 1.3 एक्सपोनेंट -2 इंटू 174 कर दे, तो आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे बस, आंसर आ जाएगा। सर 43.8 आ रहा है। 43.8 लिख दिया आपने। हाय हाय, गलत करवाया आप लोगों ने कहीं ना कहीं। अब मैं अपना कैलकुलेटर खोलूं। अपना कैलकुलेटर खोल के करना है, क्योंकि नीचे जो वाला पार्ट जो आंसर आ रहा है ना आपके पास, इतना हो नहीं सकता। बहुत बड़ा फर्क है। तो इसको कहते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में लिखा 0.65 इंटू 20 एंड डिवाइड बाय कर देंगे 1000, 0.013। ये तो हो गया जी ठीक। इसको कर देना आपने मल्टीप्लाई इंटू 174। जब किया तो आंसर तो 2.26 आ रहा है। मतलब मैथ्स की ट्यूशन मैं स्टार्ट करवाऊँ? बेटा चेक करें इसका आंसर कितना आ रहा है। मेरे पास तो आ रहा है 2.26। जी सर 2.262 आ रहा है। जी, अभी आपके पास मैक्सिमम आ गया है। उसने कहा जब क्रिस्टलाइज करवाया इतना पोटेशियम ऑब्टेन हुआ, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड के लिए जो है ना आपके पास सीधा सीधा फार्मूला है, एक सुकून से, इत्मीनान से, प्यार से। 1 मार्क का है। तो परसेंटेज यील्ड के लिए फार्मूला है आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय
theoretical value into 100। सर गैप क्यों दिया? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना क्वेश्चन के अंदर होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू आपको कैलकुलेट की होती है। तो आप देखें आपने क्या क्या किया है। उसने कहा कि ये जो आपको दिया है ना, ये एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है और थ्योरेटिकली आपके पास इतनी आई थी 2.262 इंटू 100 कर देंगे, इंशाल्लाह परसेंटेज भी आ जाएगी आपकी। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.72 डिवाइड बाय 2.262, तो 76% आपके पास आ गई इसकी। जी बेटा समझ आई बात की? जी समझ आ रही है कुछ कुछ कि नहीं, कि ज्यादा हैवी हो रहा है? अब यहाँ पर आपको मोल भी याद आ गया होगा, मोल कैसे करवाया था आपको ये भी याद आ रहा है, परसेंटेज वाला भी। तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होती जाएगी। ये 6 मार्क का क्वेश्चन आया आपके पास आयनिक कंपाउंड के लिए। लेट्स द पार्टी। सोडियम ऑक्साइड इज आयनिक कंपाउंड, स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयन ऑफ सोडियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। चलो जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती क्या थी? वो 288 जो लिखते थे उसको कहते हैं। अच्छा अब यहाँ पे इसको खोल दें वायर। ये बेटा आपके पास सोडियम हो गया, इसका चार्ज ये हो गया आपके पास इसका चार्ज। ऐसा सर कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि पता है मुझे ग्रुप 1 का है तो चार्ज +1 ही होगा, पता है ग्रुप 6 का है तो चार्ज यही होगा, बाकी जाके थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी प्योरिटी में। सोडियम पे जब पहुंचेंगे ना तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब आपके पास चार्ज +1 है तो इसके पास हो जाएंगे बेटा फिर, अगर ये चार्ज ना होता, हटा देता हूँ, तो आपके पास होता 281। जब चार्ज +1 आ गया इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन चला गया इसका, तो इसलिए सोडियम आयन बचा आपके पास 28। इस तरीके से ऑक्साइड की तरफ चलते हैं। ऑक्साइड का एटॉमिक नंबर होता है 8, चार्ज इसका -2। अगर सिर्फ 8 ही लिखना होता तो 2 लिखते, 26 लिखते। -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, तो ये बन जाएगा 28। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया आपके पास। इसके बाद क्या है कि व्हेन मोल्टन सोडियम ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज, सोडियम एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म, कंस्ट्रक्ट इक्वेशन टू इलेक्ट्रोड रिएक्शन। नेगेटिव पे क्या होगा, पॉजिटिव पे क्या होगा? मोल्टन सोडियम ऑक्साइड है और तो कोई आयन होगा नहीं, तो उतारो इसको, फार्मूला आपको दिया था, इसमें से एक आयन बनेगा सोडियम, दूसरा बनेगा ऑक्साइड। सोच लें कि इसको कहाँ जाना है, इसको जाना है नेगेटिव प्लेट के ऊपर, तो भेज दें। इसको जाना है पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, इसको भी भेज दें। तो क्या सिखाया था, कोई रट्टा नहीं लगवाया था, मैंने कहा था चार्ज खत्म करते हैं, इसका चार्ज भी खत्म एंड इसका चार्ज भी खत्म। अच्छा सोडियम तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन होता है 2। आपने 2 यहाँ पे लगाया तो आपको 2 लगा यहाँ भी लगाना पड़ जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बताई थी, इनमें से मोर पॉजिटिव साइड कौन सी है? इस तरफ चार्ज +1 है, इस तरफ चार्ज 0 है, तो जो मोर पॉजिटिव साइड होती है उस पे आप इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, ये इसका हो गया। इसमें मोर 0 चार्ज है जबकि इस तरफ -4 चार्ज है, तो मोर पॉजिटिव साइड कौन सी वाली बन रही है? राइट हैंड साइड वाली। आपको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाने होंगे। वाई मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? मोल्टन क्यों करता है, सॉलिड नहीं करता? आपको याद होगा ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। इन मोल्टन स्टेट ions are free to move। खत्म। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। नीचे वर्किंग कर लें। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला ऊपर दिया था, पानी का फार्मूला भी दिया था। मैंने आपको एक बात बताई थी, तस्वीर बताई थी, पता नहीं क्या क्या याद है आपको, भूले होंगे सब कुछ, काम साथ साथ नहीं किया था ना, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। मैंने कहा था जब ऑक्साइड ऑक्साइड आ जाए ना, तस्वीर थी एक, मिला के लिख दो। तस्वीर बताई थी आपको, अगर एक ऑक्साइड हो दूसरा भी ऑक्साइड हो तो आप इनको ऐड कर दो। चलिए फिर ऐड करते हैं। आपने लिखा सोडियम है, ओ है एंड एच है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो सोडियम कितने हो जाएंगे आपके पास? इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो सोडियम 2 हुए, ऑक्सीजन भी 2 हुए एंड एच भी 2 हुए। ये इसको सिंप्लीफाई कर दे तो आप 2 यहाँ पे लगा दें, ये हो गया। और वैसे ही उसने कहा था सोडियम एसिड बन रहा है, खत्म हो गई कहानी। तो आपने लिखा सोडियम ऑक्साइड प्लस पानी एंड NaOH, और ये बैलेंस इक्वेशन हो गई आपके पास। जब तक स्टेट सिंबल कहे ना आपने लगाने नहीं है, क्योंकि आपके स्टेट सिंबल बड़े खराब लगाते हैं आपको। तो ये भी गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, ऑर्गेनिक से रिलेटेड है।
ऑर्गेनिक अभी हमारा क्योंकि हुआ नहीं कंप्लीट, इसलिए इसको छोड़ रहा हूं मैं। ये आ गया आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वाला क्वेश्चन, 8 मार्क का। बिस्मिल्लाह करते हैं। आपको कहा था ये क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा, हर साल तकरीबन आता। तो खेलते हैं। रेस्पिरेशन, अच्छा जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। अब इसके मार्क्स की एलोकेशन जो मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की इसने सारी बताई है आपको। ठीक है, 3 मार्क दे रहा है। एक्सिस को लेबल करना है। बेटा वाई एक्सिस पे क्या चीज थी, किसी को याद अगर हो तो? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एनर्जी होती है। कोशिश करें पूरा वर्ड लिखें एनर्जी, ई ना लिखें। एंड यहाँ पर आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी आ सकता है और टाइम भी आ सकता है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन टाइम। अब ना यहाँ पर आपने बनानी थी 2 लाइनें, एक और दूसरी। अगली बात यह है कि अगर आपके पास एंडो तो ऊपर करना होता है, एक्सो तो नीचे करना होता है। एंडो ऊपर, एक्सो नीचे, एंडो ऊपर, एक्सो नीचे। तो आपके पास ये रिएक्शन एक्सो है, इसका मतलब नीचे आएगा। इसके बाद आपने करना है यहां से इसको मिला देना था ऐसे करके। ठीक है। अब इसमें इंथैल्पी चेंज, एक्टिवेशन जी सब कुछ मार्क करना होता है। तो आपके पास ना पहली बात उसने कहा है कि रिएक्शन प्रोडक्ट लिखें। तो बेटा रिएक्शन प्रोडक्ट अगर छोटे हैं तो आप लिखते हैं यहीं पे, अगर बड़े हो तो आप वर्ड लिखते हैं रिएक्शन प्रोडक्ट। तो अभी मेरे पास छोटे हैं तो मैंने लिख दिया C6H12O6 प्लस 6O2, जबकि यहाँ पे लिखूंगा 6CO2 एंड 6H2O। ये आपको पता है कि इसको लेबल करने का मार्क होता है। एंथैल्पी चेंज होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का डिफरेंस, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट का डिफरेंस को कहते हैं एंथैल्पी चेंज। इसको साफ सुथरा बना देते हैं। आपने यहाँ से इसके बिल्कुल बराबर से एक लाइन नीचे लिखी, यानी आपने बताना है कि दिस इज एक्चुअली डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। एक्टिवेशन एनर्जी इससे मांगी तो नहीं है, तो मैं फिर भी बता दूं आपको, रिएक्टर से लेकर टॉप तक होती है। तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपके पास ये 3 या 4 मार्क की डायग्राम जो होती है इसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि कैटलिस्ट सच एज एंजाइम कैन स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, हाउ। कैटलिस्ट के साथ ना एक बात जुड़ी है, कैटलिस्ट के साथ एक अर्जुन है। जब भी कैटलिस्ट की बात करेगा तो आपने उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का जिक्र लाजमी करना है। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना था एडिंग कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। अब रेट की जब बात होती है ना, स्पीड की, तो आपको एक वर्ड लाजमी यूज करना था इफेक्टिव कोलिजन का। सो यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ, कोलिजन लिखेंगे मार्क काटेगा, इफेक्टिव कोलिजन्स। सो रेट इंक्रीजेस, रेट या स्पीड इंक्रीजेस। 2 मार्क फुल उठा रही है हमने। इसके बाद 3 मार्क के लिए कह रहा है कि रेस्पिरेशन, कंबशन, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन कार्बन साइकिल, हाउ कार्बन साइकिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ये थोड़ा सा स्नेकी है, बायो वालों के पास बड़े आराम से हो जाएगा। अभी तो हमारे पास कार्बन साइकिल हट चुका है, तो वैसे आपको अगर देखें तो शायद याद आ जाए, नहीं तो इसको कार्बन साइकिल को फिलहाल हटा दें। कार्बन साइकिल आपके पास सिलेबस में नहीं है, मैं एक दफा दिखा देता हूँ सिलेबस आपको। तो सिलेबस, सिलेबस आ जा, सिलेबस सिलेबस कहाँ गया भाई सिलेबस? गुम गया सिलेबस। रास्ता तो अपने पास है, मीटिंग चल रही है ना। हम लिखते हैं सिलेबस, आ जाएगा। कार्बन साइकिल, ठीक है जी। ये कह रहा है ये चीजें हट गई हैं, मेरा ख्याल है।
रिमूव में आ रहा है, ठीक है। ये देखें, सब्जेक्ट कंटेंट रिमूव्ड। तो इसमें से कार्बन साइकिल हट गया, इस पार्ट को हम छोड़ के निकल रहे हैं यहाँ से। अब जो है ना आपके पास यहाँ पर सेक्शंस हुआ करते थे, तो हमने 45 मार्क का अटेम्प्ट किया है, बाकी आपके पास ये आ गया। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस पार्ट को अटेम्प्ट कर लें। इसमें से ज्यादा तो आपके पास मैं देखूं, ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो आपको करना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपके पास 3 क्वेश्चन बचे जो आपको करने हैं, 3 क्वेश्चन जस्ट। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, तो इसको हम कल डिस्कस कर लेते हैं। और कल की क्लास जो है अगर आप लोग कहें तो मैं दिन में कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है परसों किसी का मॉक होगा, तो रात में क्लास नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग जो है इस पेपर का, ये पेपर, बल्कि मैं इसको आप ऊपर भी भेज देता हूँ, आपको पूरा पेपर भेज देता हूँ यहाँ से। एक्सपोर्ट ऑल नहीं करना था, यहाँ से मार्क कर लेते हैं इसको। तो जितना किया है वो भी, और जितना रह गया है वो भी ये भेज रहा हूँ। आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, फिर हम जो है ना एक छोटा सा हमारी क्लास हो जाएगी इसमें। और फिर जो है हम आपको आगे जो है अ, आगे आपको फिर पेपर असाइन करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। कोई मसला नहीं है, आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। 80 मार्क का पेपर है आपका असल वाला, तो ठीक है। ये 75 मार्क का पुराने वालों पे सिर्फ फ्लो बना रहा हूँ आपका। तो जो पार्ट आपसे होते जाए वो करते जाइएगा, जिसमें मसला आएगा उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हमने कितना आता है और कितना अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। तो कल की क्लास का बेटा टाइम जो है, मैं अगर 3 बजे का रखूँ तो कोई मसला किसी को ऑनलाइन का? जी, 3 बजे या 4 बजे का क्लास करूँ तो कोई मसला तो नहीं किसी को? या रात में करें? रात में सिर्फ इसलिए नहीं करना चाह रहा कि अगर मंडे को किसी का मॉक हुआ तो फिर जो है ना उसके लिए क्लास लेना जरा मुश्किल हो जाएगा। उस बच्चे ने उसका मॉक को पढ़ना होगा अपना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी छोटी सी क्लास होगी हमारी। ये 3 क्वेश्चन हैं, डिस्कशन में तो बहुत कम टाइम लगता है। अगर बोलेंगे पूरा क्वेश्चन भी करवा दूंगा पूरे पूरे। तो अभी जो है फिलहाल इसका ये बता दें जरा मुझे कि क्या किया जाए। जी, यहाँ पे इसको करते हैं स्टॉप।